Good evening everyone. Welcome to Aspirant Dream CV Services. How are you all? Hope so you all are doing good. Today we will discuss Theory Series 17. आज हम हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ये हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक आपके पेपर 2 में यूनिट 3 में मेंशन है। तो आज हम इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग थ्योरी सीरीज 17, आप सभी के जो सुपर 100 ऑफिसर्स बैच का जो टेस्ट है वो 16 अगस्त को होने वाला है। तो आप सभी उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जिन भी कैंडिडेट्स ने बुक मटेरियल लिया है वो सबसे पहले अपनी बुक को फिनिश करें और उसको अच्छे से रिवाइज करें। और सुपर टेस्ट सीरीज़ के लिए आप अपनी वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल पर उसको रिवाइज करें टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। जिन कैंडिडेट्स को अभी बुक नहीं मिली है वो सुपर टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ फुल पेपर टेस्ट सीरीज़ के जो वीडियोस हैं उसको अच्छे से देखें, उसको रिवाइज करें और टेलीग्राम चैनल पर जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ से वो प्रिपेयर करें। ये सुपर टेस्ट सीरीज़ ये आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये जो टेस्ट है 100 ऑफिसर्स बैच वाला जो टेस्ट होने वाला है ये बीपीएससी का जो पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम का सिलेबस है उसी के ऊपर बेस पैटर्न होगा। और इससे रिलेटेड जो शेड्यूल रहेगा कि टेस्ट के टाइमिंग्स क्या हैं और टेस्ट कैसे होगा तो आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी 100 बैच में ज्वाइन कर लीजिए। जिन भी कैंडिडेट्स को इस बैच को ज्वाइन करना है ये पेड रहेगा। और सबसे पहले आप एंट्रेंस टेस्ट को दीजिए। अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको सारा शेड्यूल मेंशन किया जाएगा ऑनलाइन क्रैश कोर्स रिलेटेड विद द सुपर 100 ऑफिसर्स बैच से रिलेटेड। तो जिन भी कैंडिडेट्स को इस एग्जाम को सीरियसली क्रैक करना है सुपर 100 ऑफिसर्स बैच और जो हमारा सुपर टेस्ट सीरीज वाला बैच रहेगा उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और आप सभी को सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमने मेंशन की है वो सब आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम डेट। तो आप सीरियस होकर सबसे पहले इस टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए बिकॉज जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी को हम एडमिशन देंगे इस बैच के अंदर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन भी कैंडिडेट्स ने बुक ली है हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक उसमें मेंशन है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं हम करंट अफेयर्स के साथ देने वाले थे तो उसके लिए हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ईमेल आईडी पर। तो सभी वो करंट अपडेटेड मटेरियल रहेगा। तो उसके लिए जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी बीपीएससी के द्वारा डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम आपको पूरा करंट अफेयर ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो उसमें ऐड करके आप सभी को जिन्होंने बुक ली है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल से अच्छे से सारी वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए और सारी सुपर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। अगर वो बुक मटेरियल नहीं परचेज कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से तो वो वीडियोस को फॉलो करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी सीरीज 17। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हैजर्डस वेस्ट। हैजर्डस वेस्ट खतरनाक कचरा क्या होता है। सो हैजर्डस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस वेस्ट को डेंजरस यानी खतरनाक बनाती हैं या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिनका गलत इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ये इस वेस्ट की कैटेगरी को डिसाइड करते हैं कि ये हैजर्डस वेस्ट है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा जो इसका डेफिनेशन है वो इसके बेसिस पर ही डिफाइन किया गया है। हैजर्डस वेस्ट खतरनाक अपशिष्ट एक ऐसे गुण वाला कचरा होता है जिसमें खतरनाक या फिर मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई भी हानिकारक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है उस कचरे को। हैजर्डस वेस्ट जो होता है ये कहाँ से जनरेट होता है, कौन कौन से स्रोत से ये उत्पन्न होता है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज से जनरेट होता है। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करें तो इससे भी हैजर्डस वेस्ट की बहुत सारे कचरे जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। साथ में जो बैटरीज वगैरह होती हैं जिसको हम डिस्पोज नहीं कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ा हैजर्डस वेस्ट का पार्ट है। तो ये हैजर्डस वेस्ट जो होता है ये बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है। ये लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है जैसे कि एसिड्स वगैरह होते हैं, ये सॉलिड गैसेस फॉर्म्स में भी हो सकता है और ये स्लजेस फॉर्म्स में भी हो सकता है। तो गैसेस जो होती हैं हार्मफुल गैसेस होती हैं ये भी हैजर्डस वेस्ट के अंदर आती हैं और सॉलिड फॉर्म में जो होता है ये भी हैजर्डस वेस्ट का ही पार्ट है। तो इसकी 4 फॉर्म आपको याद रखनी है लिक्विड, सॉलिड, गैसेस एंड स्लजेस। तो ये 4 फॉर्म्स होती हैं। खतरनाक जो अपशिष्ट होता है ये कई सारे स्रोतों से उत्पन्न होता है जैसे कि औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया से जो कचरा होता है वहाँ से लेकर जो बैटरी तक का कचरा है उससे इसके स्रोत जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। कचरे को जो
फैलाते हैं। साथ में इसके जो कई रूप हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तरल पदार्थ होता है, फिर ठोस गैसें होती हैं और इसमें कीचड़ भी शामिल होता है जो कि खतरनाक अपशिष्ट के अंदर आता है। हैज़ार्डस वेस्ट की डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। वो कौन सी डेफिनेशन है? जो EPA ने डेवलप की थी। तो EPA ने एक रेगुलेटरी डेफिनेशन दी थी। EPA क्या होता है? सबसे पहले हम EPA के बारे में देख लेते हैं। EPA एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इंडिया के अंदर EPA जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 के अंदर आई थी, 1986 में आई थी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को बनाया था। और कब बनाया था ये भी पूछ सकते हैं, मई 1986 में। और ये फोर्स में कब आई थी, लागू कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, 19 नवंबर 1986 को। तो इस एक्ट के अंदर 26 सेक्शंस हैं और 4 चैप्टर्स हैं। तो ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बुक है उसमें ये सब मेंशन रहेगा। जो एक्ट है ये एक किस रिस्पॉन्स के बेसिस पर इस एक्ट को बनाया गया था इंडिया में, तो वो है भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी जो हुई थी। तो इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 253 के तहत इसको पास किया था, एक्ट को, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आर्टिकल आपसे पूछ सकते हैं कि EPA के साथ कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 253। सो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो EPA ने इसकी डेफिनेशन दी थी वो क्या है। रेगुलेटरी डेफिनेशन है EPA की। उसने ये एक प्रक्रिया विकसित की थी कि जो खतरनाक माने जाने वाले विशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी जो पहचान होती है, उनकी जो पहचान करती है, साथ में वो जो विनियमित खतरनाक अपशिष्ट होते हैं वो किन किन सामग्रियों को शामिल करते हैं, तो इसके उद्देश्य पर उसको मानदंड प्रदान किया गया है। तो डेफिनेशन को किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ये डेफिनेशन भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो किस किस बेसिस पर कि ये आइडेंटिफाई करता है कि वो जो खतरनाक कचरा है यानी जो हैज़ार्डस वेस्ट है वो स्पेसिफिक सब्सटेंस है एक जो कि खतरनाक है, और साथ में जो उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जैसे कि और अदर मटेरियल जो इसको रेगुलेट करते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो भी हैज़ार्डस वेस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। सो जो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आपको जो ये पता लगाना है कि कौन सा हैज़ार्डस वेस्ट की डेफिनेशन में आता है नहीं आता है। तो इसके लिए EPA ने एनकरेज किया है जनरेटर ऑफ वेस्ट को टू अप्रोच द इशू यूजिंग द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्क्राइब बिलो। तो नीचे हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे EPA ने जनरेटर ऑफ वेस्ट के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है। तो वो सारे जो क्वेश्चन अब अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कचरा हैज़ार्डस वेस्ट है या नहीं है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस फ्लो डायग्राम को अच्छे से देखिए, इसी के ऊपर सारा हैज़ार्डस वेस्ट का टॉपिक डिफाइन हो जाता है। तो हैज़ार्डस वेस्ट की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ये। सबसे पहले जो प्रश्न है यानी जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज द मटेरियल आ सॉलिड वेस्ट। जो कचरा है जो हैज़ार्डस वेस्ट है क्या वो सॉलिड यानी ठोस है। उसके बाद अगर वो सॉलिड वेस्ट के अंडर आता है तो उसके बाद पता लगाना होता है कि जो वेस्ट है क्या वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट और हैज़ार्डस वेस्ट, कि क्या वो डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में आता है या फिर वो हैज़ार्डस वेस्ट की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। तो इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है ये इसी के लिए बनाई गई है। स्टेप में क्या है, अगर वो जो वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन में मतलब इंक्लूडेड नहीं है यानी वो एक्सक्लूडेड है, वो डेफिनेशन में सॉलिड वेस्ट में नहीं आता है, तो उस चीज़ में हमें क्या पता लगाना होता है कि जो कचरा जो वेस्ट है वो कैरेक्टराइज हो रहा है एज अ हैज़ार्डस वेस्ट की तरह कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले पता लगाना है कि वो हैज़ार्डस वेस्ट यानी अपशिष्ट खतरनाक कचरा है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें पता करना होता है कि जो वो मटेरियल है वो सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा है कि नहीं। अगर वो ठोस कचरा है, स्टेप में हमें पता करना होता है कि जो वो कचरा है क्या वो हैज़ार्डस वेस्ट है, उसके अंदर खतरनाक कचरे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं कि नहीं है। जो फोर्थ स्टेप होता है, अगर वो हैज़ार्डस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स उस कचरे के अंदर हैं तो फोर्थ स्टेप फॉलो होता है जिसमें जो वेस्ट है वो डीलिस्टेड है कि नहीं है। तो ये 4 प्रोसेसेस जो हैं ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो हैज़ार्डस वेस्ट की 4 आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। आप सभी कमेंट सेक्शन में शॉर्ट फॉर्म में आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है।
उसके बाद मान लीजिए अगर वो मटेरियल सॉलिड वेस्ट नहीं है, अभी हमने है की बात की थी, तो अगर वो सॉलिड वेस्ट यानी वो ठोस कचरा नहीं है तो क्या होता है, वो मटेरियल जो है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द RCA सब टाइटल C रेगुलेशन। मटेरियल ठोस वेस्ट नहीं है, ठोस कचरा नहीं है, तो वो RCRA सब टाइटल C रेगुलेशन के अंदर सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। RCRA क्या होता है, ये रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट लॉ एंड रेगुलेशन है। तो ये एक्ट किस लिए बनाया गया है, ये एक फ्रेमवर्क है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है हैजर्डस या फिर नॉन हैजर्डस सॉलिड वेस्ट की, तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस रेगुलेशन को बनाया गया है। इसमें जो लॉ होता है, जो रूल होता है, वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता है, तो इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर जो वेस्ट है, अगर वो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है, यानी वो सॉलिड के अलावा कोई और कचरा है, तो तब भी वो मटेरियल जो है वो RCRA सब टाइटल C रेगुलेशन के अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर अगर वो वेस्ट जो है वो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर हैजर्डस वेस्ट की यानी खतरनाक कचरे की, तो इस केस में अगर उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मान लीजिए कोई कचरा है उसके अंदर खतरनाक कचरे की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषताएं नहीं है, तो उस केस में भी वो मटेरियल जो है RCRA सब टाइटल C रेगुलेशन के अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा। फोर्थ स्टेप में अगर वो वेस्ट डीलिस्टेड नहीं है, तो इस केस में वो जो वेस्ट है उसको RCRA सब टाइटल C रेगुलेशन के अंडर मेंशन किया जाएगा अगर वो डीलिस्टेड नहीं है। इस केस क्या हो सकता है, अगर जो कचरा है वो डीलिस्टेड है, मतलब वो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं आता है, तो उस केस में उस मटेरियल को RCRA सब टाइटल C रेगुलेशन के अंदर मेंशन नहीं किया जाएगा। तो RCRA जो सब टाइटल C है उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से इस फ्लो डायग्राम को समझिए, बिकॉज इसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छा डिटेल में समझेंगे कि जो मटेरियल है वो सॉलिड वेस्ट कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो जो सामग्री है वो ठोस अपशिष्ट है या नहीं है। सो जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, ये एक एसेंशियल ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी सोसाइटी की पब्लिक या इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो इस केस में जो रिसोर्स कंजर्वेशन रिकवरी एक्ट होती है, इसके बेसिस पे हम ये सारी प्रोसेस को मेंशन करते हैं। तो इस RCRA को कब पास किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1976 के अंदर 1976 में इसको पारित किया गया था। ये रेगुलेशन रिकवरी एक्ट के अकॉर्डिंगली हैजर्डस और नॉन हैजर्डस वेस्ट प्रोग्राम को डिफ्रेंशिएट किया गया था। सो जो ये मटेरियल हैं ये रेगुलेट किए गए थे RCRA के थ्रू। तो जो इन मटेरियल्स को रेगुलेट करता था उनको क्या बोला जाता था, सॉलिड वेस्ट। तो RCRA द्वारा जो नियंत्रित जो सामग्री है उसको ठोस अपशिष्ट के रूप में जाना जाता था। सिर्फ वो मटेरियल जो इस डेफिनेशन को मीट करते हैं सॉलिड वेस्ट के अंडर द RCRA, उन्हीं को क्लासीफाई किया था एज अ हैजर्डस वेस्ट। तो इसके अंदर जो EPA है उसने एक डिटेल रेगुलेशन दिया था जो डिफाइन करता था कि मटेरियल्स क्वालिफाई कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट और हैजर्डस वेस्ट की डेफिनेशन को, तो इसके बेसिस पे ये पता लगाया गया था। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए आपको ये रेगुलेशन पढ़ना पड़ रहा है और ये आपके सिलेबस पे भी मेंशन है। तो इसमें सॉलिड वेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको पता लगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है EPA का प्रोसेस सेटअप किया गया फॉर द जनरेटर टू हैजर्डस वेस्ट को फॉलो करने के लिए, जिसमें डिटरमाइन किया गया था कि अगर वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, इट इज़ अ रेगुलेटेड एज अ हैजर्डस वेस्ट। तो जो भी वेस्ट पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, अगर वो हैजर्डस वेस्ट की तरह रेगुलेटेड है तो इट इज़ कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ठोस कचरा है उसकी परिभाषा को समझना, खतरनाक कचरे के लिए जो जनरेटर है उसके लिए जो स्थापित EPI प्रक्रिया है उसको एक महत्वपूर्ण पहला कदम माना गया था और इसके ऊपर ये निर्धारित किया गया था कि उनके द्वारा उत्पन्न जो भी अपशिष्ट होगा वो एक विनियमित खतरनाक अपशिष्ट है या नहीं है। सो RCRA ने सॉलिड वेस्ट को कैसे डिफाइन किया था ये देख लेते हैं। तो RCRA ने कहा था कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका मतलब होता है कोई भी गार्बेज या रिफ्यूज या स्लज जो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है या फिर वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट से या किसी भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा वो डिस्कार्डेड जो मटेरियल है उसके फॉर्म में भी हो सकता है, या वो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, माइनिंग, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड फ्रॉम अदर कम्युनिटी एक्टिविटीज से ये निकल सकता है। तो इसके बेसिस पे सॉलिड वेस्ट को डिफाइन किया गया था। सो RCRA के अकॉर्डिंग जो ठोस अपशिष्ट है वो कचरा हो सकता है जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र या फिर जल आपूर्ति उपचार या वायु प्रदूषण नियंत्रण सुविधा और औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन और कृषि कार्यों के परिणाम स्वरूप छोड़ा गया या फिर अन्य सामग्री हो सकती है। तो ये इसके अंडर सॉलिड वेस्ट को डिफाइन करते हैं ये सारी चीजें।
हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि मटेरियल सॉलिड वेस्ट कैसे होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी सामग्री ठोस अपशिष्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि जो डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट है ये सिर्फ वेस्ट फिजिकली सॉलिड होना ज़रूरी नहीं है, इस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन है उसके अंदर लिक्विड, सेमी सॉलिड या फिर कुछ ऐसे गैसेस मटेरियल कंटेन हो सकते हैं, ठोस अपशिष्ट की परिभाषा में परिभाषित कर सकते हैं। सो जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा, आपको मतलब फिजिकली सॉलिड नहीं दिखेगा, बल्कि वो तरल भी हो सकता है, अर्थ ठोस भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर निहित गैसीय पदार्थ भी हो सकते हैं। सो जो एक सॉलिड वेस्ट होता है ये कोई भी मटेरियल होता है जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो ये सारी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अबंडन का मतलब होता है परित्यक्त, मतलब फेंका हुआ। तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा डिस्कार्डेड किया हुआ, फेंका हुआ मटेरियल सॉलिड वेस्ट जो होता है इट इज अबंडन, अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या फिर उसको जला देते हैं, इंसिनरेटेड कर देते हैं या फिर उसको रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अबंडन प्रोसेस के अंदर मेंशन की गई हैं ऑफ द सॉलिड वेस्ट। दूसरा जो है वो होता है इनहेरेंटली वेस्ट। लाइक कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ पर बहुत सारे थ्रेट होते हैं, खतरा होता है, और साथ में इन्वायरमेंट के ऊपर भी खतरा होता है, तो इसलिए उनको हमेशा कंसिडर किया जाता है एज अ सॉलिड वेस्ट। तो जो ये मटेरियल्स होते हैं इनको इनहेरेंटली वेस्ट लाइक भी बोला जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं। जो इनहेरेंटली वेस्ट लाइक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर डाइऑक्सिन कंटेनिंग वेस्ट आ जाते हैं। तो जो डाइऑक्सिन युक्त अपशिष्ट है ये स्वाभाविक रूप से अपशिष्ट जैसे सामग्री के उदाहरणों में दिया गया है। तो जो ये उदाहरण है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल या वेस्ट है जो इनहेरेंटली वेस्ट लाइक मटेरियल के अंदर मेंशन किया है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फ्लो डायग्राम, जो हमने फ्लो डायग्राम देखा है उसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हैजर्डस वेस्ट रेगुलेशन, खतरनाक अपशिष्ट विनियम से वर्जित अपशिष्ट। सो ईपीए ने एक्सक्लूड किया है कुछ सॉलिड वेस्ट को डेफिनेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट से। तो इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल आते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मीट नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द हैजर्डस वेस्ट एंड इट इज़ नॉट रेगुलेटेड एज अ हैजर्डस वेस्ट। इवन वो मटेरियल टेक्निकली लिस्टिंग किया जा सकता है और वो उसके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती हैं जो नॉर्मली उसको सॉलिड वेस्ट बनाती हैं, बट उसको सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो उनको हैजर्डस वेस्ट बोला जाता है। पीएनए कुछ ऐसे ठोस कचरे हैं जो खतरनाक कचरे की परिभाषा से बाहर आते हैं, मतलब उसके अंदर नहीं आते हैं। तो यदि कोई भी सामग्री जो खतरनाक कचरे की परिभाषा से बहिष्करण होता है, मतलब उसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता है, तो इसे खतरनाक कचरे के रूप में विनियमित नहीं किया जाता है, भले ही वो सामग्री तकनीकी रूप से उस सूची से मिलती हो। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हैजर्डस वेस्ट की डेफिनेशन यानी खतरनाक अपशिष्ट की परिभाषा। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एक हैजर्डस वेस्ट होता है विच इज स्पेसिफिकली लिस्टेड एज अ नॉन हैजर्डस वेस्ट और इट मीट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हैजर्डस वेस्ट। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है हैजर्डस वेस्ट की। तो कोई भी एक ठोस अपशिष्ट जो एक खतरनाक अपशिष्ट होता है, यदि उसे विशेष रूप से एक ज्ञात खतरनाक कचरे के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है या फिर वो खतरनाक कचरे की विशेषता को पूरा करता है, तो इसी बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाता है। अब देखते हैं कि जो लिस्टेड वेस्ट होते हैं वो कौन से कचरे होते हैं जो सूचीबद्ध अपशिष्ट सामान्य तौर पर उनको लिस्ट किया जाता है। तो वो वेस्ट होते हैं जो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से निकलते हैं, जनरेट होती हैं। तो जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी दीज आर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिस्कार्डेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो स्पेसिफिक किसी भी इंडस्ट्री से, जैसे कि कोई लेड बेस्ड हैवी मेटल्स इंडस्ट्रीज हैं, मरकरी बेस्ड जो मतलब एक हैजर्डस वेस्ट की कैटेगरी में आती हैं, तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जो वेस्ट कचरा निकलता है उसको लिस्टेड वेस्ट किया जाता है और वो किसके डेफिनेशन में आता है? हैजर्डस वेस्ट यानी खतरनाक अपशिष्ट की तरह उसको परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हैजर्डस वेस्ट की रिसाइकलिंग कैसे करते हैं
उसको ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, स्टोरेज या फिर उसका डिस्पोजल। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। खतरनाक अपशिष्ट पुनर्चक्रण कैसे होता है, उपचार कैसे किया जाता है, भंडारण और निपटान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ द हैजर्डस वेस्ट। तो रिसाइकलिंग यानी खतरनाक कचरे के जो पुनर्चक्रण होते हैं उसके अंदर वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स यानी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जो कंजप्शन है रॉ मटेरियल का वो कम हो जाता है इस केस में, और जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल है दैट मस्ट बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ वो भी कम हो जाती है। तो इसके अंदर जो खतरनाक कचरा है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, इसलिए रिसाइकलिंग ऑफ हैजर्डस वेस्ट को ज़्यादा बेनिफिट माने जाते हैं। तो इसमें जो इम्प्रॉपर स्टोरेज होती है कुछ मटेरियल्स की, जिसमें कोज मान लो किसी भी मटेरियल को इम्प्रॉपर स्टोर करते हैं तो उसकी वजह से लीकेज हो सकती है, फायर लग सकती है, आग लग सकती है, या फिर कंटेमिनेशन भी हो सकता है सोइल यानी मिट्टी और ड्रिंकिंग वाटर का, जो भी बहुत इनडायरेक्ट वे में खतरनाक हो सकती है। तो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए इम्प्रॉपर स्टोरेज जो है उस मटेरियल की वो सबसे बड़ा हैजर्डस वेस्ट का कारण बन सकता है, इसलिए इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल ये सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो जो इसमें जो हैजर्डस वेस्ट रिसाइकलिंग होती है ये हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करती है और साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। तो इसके लिए EPA ने डेवलप की है कुछ रेगुलेशन जो इंश्योर करती है रिसाइकलिंग जो है वो एक सेफ मैनर में परफॉर्म होना चाहिए, जिसकी वजह से हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो सामग्रियां जो अनुचित भंडारण से फैल, रिसाव, आग और मिट्टी या फिर पीने के पानी का जो संदूषण हो सकता है, या फिर वो स्वास्थ्य या पर्यावरण की रक्षा के लिए खतरनाक अपशिष्ट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो पूरे चक्रण है उसको अच्छे तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। इस चीज़ के लिए EPA ने सुनिश्चित किया है कि जो नियम है, इसका जो रूल है उसको अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से फॉलो करना चाहिए। देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज है जिसको TSDFS भी बोला जाता है, उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं। तो इसके अंदर जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है और जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है डिस्पोजल का फॉर द हैजर्डस वेस्ट वो फॉलो किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू। तो इसके अंदर जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कचरा उत्पन्न होता है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले, तो उसके बाद फिर उसका फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं और फिर डिस्पोजल करते हैं जो भी हैजर्डस वेस्ट होता है। तो उसके लिए अंतिम उपचार करने से पहले कचरे को अस्थायी भंडारण किया जाता है और फिर बाद में उसको निपटान प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए जो मैनेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं एट अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क लेवल पे। सो जो TSDFS है ये स्ट्रिंगेंटली मतलब रेगुलेटेड कंट्रोल वे में फॉलो किया जाता है और विद द स्किल डेवलपमेंट के साथ। तो ये जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं इनका संचालन करते हैं, उच्च स्तर का जोखिम जो इसमें होता है उसको विनियमित रूप से फॉलो किया जाता है। सो जो TSDF रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्या एस्टेब्लिश करती हैं, ये जेनरिक फैसिलिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करती हैं। तो जो ये जेनरिक फैसिलिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अभी जो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की उसको फॉलो किया जाता है। एडिशनल जो प्रिकॉशन है वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि कैसे हम सोइल को, ग्राउंड वाटर को और एयर रिसोर्सेज तीनों चीज़ों को एक साथ ट्रीटमेंट के साथ उसको सेफ रख सकें। तो TSDFS जो होता है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड ये आपके एग्जाम के लिए भी और आगे जॉब के बाद भी आपको बहुत काम आएगा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो रेगुलेशन होती है किसी भी स्पेसिफिक वेस्ट के लिए यानी जो विशिष्ट अपशिष्ट है उसके लिए विनियम कैसे करते हैं। सो जो EPA है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसने ट्राई किया था कि जो एक्सटेंड पॉसिबल है टू डेवलप द रेगुलेशन फॉर द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट वो प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से जो एडुकेट प्रोटेक्शन है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट की वो दोनों चीज़ों को एक साथ लिया जाए। तो उसके लिए क्या बोला गया था कि सबसे पहले फोस्टरिंग द इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे ज़रूरी जो इसमें स्टेप है वो क्या होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल जो पुनर्चक्रण है और जो संसाधन है उनके संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इट मेकिंग द रूल ईजियर टू अंडरस्टैंड। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिनको समझना आसान हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी रेगुलेशन बना दी जिसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो और वो समझ ना आए। तो बेहतर तरीके से अगर उसका अनुपालन हो सके तो इसी तरह के नियम बनाने चाहिए। और EPA ने थर्ड स्टेप क्या बोला था कि इट फैसिलिटेट द बेटर कंप्लायंस, यानी वो जो खतरनाक कचरा है
वो अनुपालन को सुगम बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ सर्टेन हैजर्डस वेस्ट इज मैनेज, कि कैसे खतरनाक कचरे के प्रबंधन के तरीके में लचीलापन प्रदान करना चाहिए, कि कैसे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि उसको हर तरीके से हम मैनेज कर सकें और उसको अच्छे से हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये सारी रेगुलेशन है जो एक स्पेसिफिक वेस्ट के लिए ईपीए ने मेंशन की थी। कम टू सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आपके सिलेबस में मेंशन है कि सोर्सेज ऑफ हैजर्डस वेस्ट क्या होती हैं, खतरनाक अपशिष्ट के स्रोत क्या हैं। सो जो सोर्सेज हैं हैजर्डस वेस्ट के, उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज हैं, जो हैवी मेटल इंडस्ट्रीज हैं, जो भी जिनसे भी पोल्यूशन फैलता है, किसी भी तरह का खतरा होता है इन्वायरमेंट या हेल्थ को, तो वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आ गई, ऑयल रिफाइनरीज आ गई। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेसेस होती हैं उसके थ्रू भी कई बार गैस लीकेज होता है, या फिर किसी भी तरह का लिक्विड जो है वो खतरनाक हैजर्डस वेस्ट का एक कारण बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, अगर वो प्रॉपर मैनेज ना हो। कोक ओवन्स हो गए, ब्लास्ट फर्नेस स्लजेस हो गए, जो ब्लास्ट फर्नेस से जो कीचड़ स्लजेस निकलते हैं वो, स्क्रबिंग स्लजेस हो गए, बायोलॉजिकल वेस्ट जनरेटिंग लेबोरेटरी। तो ये भी आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण है सोर्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट का, बायोलॉजिकल वेस्ट जनरेटिंग लेबोरेटरीज। उसके बाद थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये तो सबसे बड़ा सोर्स है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे हो गए किसका, हैजर्डस वेस्ट का। तो ये सारे सोर्सेज आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले जो खतरनाक कचरा है उसके स्रोत में उद्योग आ जाते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, परिवहन, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, कीचड़, स्क्रबिंग कीचड़, जैविक अपशिष्ट पैदा करने वाली प्रयोगशालाएं, थर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु रिएक्टर इसमें शामिल हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एक सिंपल प्रोसेस या अप्रोच होती है जो हैजर्डस वेस्ट को क्लासीफाई करती है वो क्या हो सकती है। तो इसके अंदर जो वेस्ट यानी कचरा जो होता है उसको जनरल कैटेगरी के अंदर फॉलो किया जाता है, जैसे कि वो टॉक्सिक है तो वो हैजर्डस वेस्ट होगा, वो इनफ्लेमेबल है या फिर वो रेडियो एक्टिव है तो वो किसके अंदर क्लासीफाई किया जाएगा, हैजर्डस वेस्ट के अंदर। तो खतरनाक कचरे को वर्गीकृत करने के लिए एक सरल तरीका निकाला गया, जैसे कि ईपीए ने बताया था कि एक सरल तरीका होना चाहिए। तो इस कचरे में सबसे पहले तो उसकी जो श्रेणी है उसके विषाक्त, उसके ज्वलनशील और उसकी रेडियो धर्मी की वजह से उसको नापा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है कि वो हैजर्डस वेस्ट है कि नहीं है। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस तरह से हेल्प करता है, मदद करता है कि जो फायर सर्विस है वो प्रॉपरली डील कर रही है हैजर्डस वेस्ट के अंदर अंडर द इमरजेंसी कंडीशन या फिर नहीं कर रही है। उसके बाद जो बेस्ट वे होती है क्लासीफाई करने की कि आप कैसे उसके सोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये खतरनाक कचरा है कि नहीं है। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बेसिस पर इसका पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है यानी कोरोसिवली, टॉक्सिसिटी कोरोसिवली अगर है, परसिस्टेंस जो है, इन्फ्लेमेबिलिटी है, ये सारी प्रोसेसेस हैं जिसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या है, उसकी विषाक्तता, उसका संचारण, दृढ़ता, ज्वलनशीलता, शामिल कचरे की मात्रा, पर्यावरण के लिए उसका खतरे की सीमा कितनी है और जीवित जीवों पर उसका अंतिम प्रभाव पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसके बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो ये सारे जो सोर्सेज और इफेक्ट्स हैं ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी अभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईपीए की फर्स्ट रेगुलेशन क्या थी फॉर द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी ध्यान से इसको सुनिए। ये सारा टॉपिक आपको बुक में मेंशन कर दिया जाएगा, बुक में आपके प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में विद द करंट अपडेट्स के साथ। तो आपको लेक्चर को सुनना, वीडियो को देखना ज़रूरी इसलिए है सो दैट आप बुक भी पढ़ें, पीडीएफ पढ़ें, तो आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। तो इसलिए आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है। सो एज रिगार्ड विद द हैजर्ड टू द हेल्थ टू द इन्वायरमेंट, तो कुछ फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वान्टिफाई किया था ईपीए ने, जिनको कंसीडर किया गया था कि हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से खतरा इस कचरे का हो सकता है। तो उसके बेसिस पर ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वांटिफाई किया था। तो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरे के संबंध में ईपीए के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानक परीक्षणों पर विचार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इग्निशिएबिलिटी। इग्निशिएबिलिटी क्या होती है, वेदर द वेस्ट कॉजेज और एनहेंसेस द फायर। सो जो कचरा है क्या वो ज्वलनशीलता अर्थात अपशिष्ट आग का कारण बनता है या नहीं बनता है। मान लीजिए कोई कचरा है, आप उसको नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि हैजर्डस वेस्ट नहीं है, और आप इसको ऐसे ही फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, और मान लीजिए उसमें
कचरे में किसी भी कारण आग लग गई तो वो क्या होगा, उससे बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है हेल्थ को भी और इन्वायरमेंट को भी, वहाँ के लोगों की। तो इसलिए उसका सबसे ज़रूरी पार्ट क्या होता है, पता लगाना कि वो इग्निशिबिलिटी उसकी क्या है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, कोरोसिविटी। कोरोसिविटी क्या होती है, वेदर द वेस्ट डिस्ट्रॉय द टिश्यू और द मेटल। सो जो उसकी विषाक्तता होती है, यानी कि वो जो पदार्थ है वो पानी की आपूर्ति को प्रदूषित करता है या फिर स्वास्थ्य के लिए खतरा तो पैदा नहीं करना है, तो इसके लिए उसकी कोरोसिविटी का पता लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इग्निशिबिलिटी। दूसरी चीज़ क्या पता लगानी है, कोरोसिविटी। थर्ड जो चीज़ है वो है टॉक्सिसिटी। सो टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है क्या वो पोल्यूट कर रहा है वाटर सप्लाई को, या वो किसी तरह से खतरा है आसपास की हेल्थ के लिए, एनिमल्स की भी और ह्यूमंस की भी, एनवायरनमेंट की भी। तो इसके लिए उसकी टॉक्सिसिटी का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब जो सब्सटेंस है क्या वो वॉलेंटली रिएक्ट तो नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, या फिर वो कोई किसी तरह का एक्सप्लोजन तो कॉज नहीं कर रहा है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्रतिक्रियाशीलता अर्थात जो पदार्थ है वो हिंसक रूप से कोई अधिक प्रतिक्रिया तो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हैज़ार्डस वेस्ट को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वांटिफाई करना EPA के द्वारा ये कंसीडर किया जाता है। आफ्टर दैट जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड तो नहीं है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो ग्राउंड वाटर से उसकी टॉक्सिसिटी लिंक तो नहीं कर रही है। तो उसके लिए 14 कंटेमिनेंट्स जो होते हैं और साथ में 8 मेटल हैं। तो ये 8 मेटल आपको याद रखने जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, लेड है, कैडमियम, मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, बेरियम, सेरिलियम एंड सिल्वर। इतने 14 कंटेमिनेंट्स हैं जिसमें से 8 मेटल आपको याद रखनी है और 4 पेस्टिसाइड्स हैं, लिंडेन, एंड्रिन, टॉक्साफिन एंड मिथोक्सीक्लोर। 2 हर्बिसाइड होते हैं 2,4-D एंड 2,4,5-D। सो ये सारे जो ग्राउंड वाटर को टॉक्सिसिटी को कंसीडर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके जो ये 14 यानी 14 जो संदूषक अर्थात हैं 8 धातुएं हैं, इसका नाम आपको याद रखना है। और जो 4 कीटनाशक साथ में जो 2 शाकनाशी हैं जो खतरनाक माना जा सकता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आ सकता है क्वेश्चन। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो हैज़ार्डस होते हैं, खतरनाक होते हैं और इनको कार्सिनोजेनिक या फिर म्यूटेजेनिक बोला जाता है, बट दे आर नॉट एमनेबल टू द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर टॉक्सिसिटी टेस्ट। तो इनकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। स्पेंट सॉल्वेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द डीग्रीसिंग के लिए, यानी जो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस वेस्ट होते हैं जो वुड प्रिजर्वेशन से निकलते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो वेस्ट है जिसके बेसिस पर इनको कार्सिनोजेनिक या फिर म्यूटेजेनिक फॉर्म में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। टॉपिक पर चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट, खतरनाक कचरे का प्रबंधन। सो इसके लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का, वो क्या होता है कि एलिमिनेट करना है, यानी ख़त्म करना है या फिर रिड्यूस करना है जो हैज़ार्डस वेस्ट है उसको थ्रू द प्रोसेसेस चेंजेस या फिर रिसोर्स रिकवरी के द्वारा। तो जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो परिवर्तन या संसाधन वसूली है उसके माध्यम से खतरनाक कचरे को खत्म करना या फिर कम करना है। इसके लिए कुछ मेजर कंपोनेंट जो है हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के वो फॉलो करने होते हैं। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन योजना के कुछ प्रमुख घटक हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री के अंदर सभी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं मोर देन 100 kg ऑफ द हैज़ार्डस वेस्ट पर मंथ। तो जो प्रति माह 100 किलो से अधिक खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाली सभी उद्योगों की पंजीकृत किया जाना चाहिए, तो वो किसके अंदर आती है? इन्वेंट्री के अंदर आती है। तो जो एक इन्वेंट्री होती है इन सब वेस्ट की जो जनरेट करते हैं वो एजेंसीज या फिर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है पर मंथ इट शुड बी प्रिपेयर। तो इसके लिए एक इन्वेंट्री प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर जो मेंशन की है वो मोर देन 100 kg ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट पर मंथ के अंदर जो प्रोड्यूस कर रही है वो इन्वेंट्री के अंदर आती हैं। दूसरी जो प्रोसेस है कंपोनेंट है वो कौन सा है मैनेजमेंट प्लान का? स्टोरेज, भंडारण करना। स्टोरेज में क्या होता है कि जो हैज़ार्डस वेस्ट होता है जो जनरेट होता है फ्रॉम द प्लांट्स इट शुड इक्विप देमसेल्फ विद द स्पेशल ऑन साइट टैंक। तो स्पेशल ऑन साइट टैंक्स यूज़ करने चाहिए उनको। केमिकली रेजिस्टेंट कंटेनर्स होने चाहिए या बेसिन्स होने चाहिए फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट के लिए। तो प्रॉपर ऑन साइट टैंक होने चाहिए जहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहीं से उसको ऑन साइट टैंक्स के अंदर उसको मैनेज स्टोरेज किया जाए उसका,
केमिकली रेजिस्टेंट कंटेनर्स होने चाहिए, और साथ में वो स्टोरेज ऑफ वेस्ट के लिए बेसिन्स भी होने चाहिए। तो ये हो गया स्टोरेज का पार्ट। थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी एक सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो वेस्ट है इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय द सुटेबल टैंकर ट्रक्स। तो इसको एक सुटेबल टैंकर ट्रक की मदद से ट्रांसपोर्ट परिवहन करना चाहिए। साथ में जो फ्लैट बेड ट्रक्स होते हैं या फिर रेल कार्स होती हैं ऑफ द अप्रूव्ड डिस्पोजल साइट, उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं हैज़ार्डस वेस्ट के वो ट्रांसपोर्टेशन की लापरवाही के कारण होते हैं। स्टोरेज में तो बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्डस की सबसे ज़रूरी प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। दैट फोर्थ जो प्रोसेस होती है मैनेजमेंट प्लान की वो होता है स्पीलेज। स्पीलेज में क्या होता है कि एक वेल पब्लिसाइड इमरजेंसी प्लान बनाना होता है। इट शुड बी प्रिपेयर टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड स्पीलेज, कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ कंटेमिनेंट ना हो जाए, खतरनाक कोई कंटेमिनेंट उत्पाद मतलब जो दूषित पदार्थ है वो ना उसमें से निकले, रिलीज ना हो। तो इस तरह से एक प्रॉपर इमरजेंसी प्लान लेकर चलना चाहिए अगर किसी भी तरह का आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जैसे कि मैंने बताया ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके टाइम पे स्पीलेज जो है ये एक इमरजेंसी प्लान होता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो इन्वायरमेंटल डैमेज या पब्लिक हेल्थ हैजर्ड ना हो उसको रोकने के लिए एक इमरजेंसी प्लान प्रिपेयर करना ज़रूरी है। फिफ्थ प्रोसेस जो होती है वो होती है डिस्पोजल। डिस्पोजल में क्या होता है कि जो वेस्ट होता है इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अ फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर द प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले डिस्पोजल के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो भी वेस्ट है उसको जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस फॉलो की जाती हैं, या फिर जो कंसंट्रेशन या होल डायरेक्टली जो इसके लिए बेस किए जाते हैं, जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं वहाँ पर इसको डिस्पोज करना चाहिए। तो फाइनल डिस्पोजल के लिए जो हैज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अप्रूव किया गया है। तो निपटान करने के लिए सबसे पहले कचरे का प्रसंस्करण एकाग्रता करते हैं, उसके बाद जो भौतिक या रासायनिक उपचार संयंत्र है उसके में ले जाया जाता है उसको, फिर अंतिम निपटान के लिए सीधे उसको खतरनाक अपशिष्ट उपचार सुविधा में ले जाया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है वेस्ट एक्सचेंज। वेस्ट एक्सचेंज यानी अपशिष्ट विनिमय। वेस्ट एक्सचेंज में क्या होता है कि जब ऑन साइट रिसाइकलिंग करते हैं या रिकवरी करते हैं किसी भी वेस्ट की, इट इज़ नॉट फिजिबल। तो ये फिजिबल नहीं होता है, यानी वो संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्ट एक्सचेंज होती है इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। तो उसको जो अपशिष्ट विनिमय है उसकी संभावना का पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ऑन साइट रिसाइकलिंग या रिकवरी ऑफ वेस्ट है उसको फिजिबल किया जा सके। सो इसके अंदर जो ट्रांसफरिंग ऑफ वेस्ट होती है उसको लार्ज इंडस्ट्री से स्मॉलर वन इंडस्ट्री पे पहले ले जाना चाहिए, विच आर एबल टू रीयूज़ द लो प्योरिटी ऑयल। जो जिस इंडस्ट्री में अगर वो वेस्ट से रिलेटेड मीन्स जो प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल है वो यूज़ या इस्तेमाल किए जा रहे हो तो वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, वेस्ट एक्सचेंज की प्रोसेस इज़ अ वेरी गुड आइडिया फॉर द रीसाइकलिंग, ऑन साइट रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑयल एसिड एल्केलाइन सॉल्वेंट्स या जो भी रिकवरेबल वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं वहाँ पर उससे रिलेटेड प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए फ्रॉम द कंसनट्रेटेड वेस्ट से। तो ये हो गया हमारा वेस्ट एक्सचेंज का पार्ट। तो अपशिष्ट विनिमय, आप सभी 6 प्रोसेसेस के नाम जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सभी कैंडिडेट्स बताएंगे जिन्होंने लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुना है कि कौन कौन से 6 प्रोसेसेस हैं फॉर द हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बात करते हैं कि इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट कैसे फॉलो किया जाता है। खतरनाक कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं जो कि इन्वायरमेंटली साउंड होना चाहिए, मतलब पर्यावरण पर उसका किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो इफेक्टिव कंट्रोल होता है जनरेशन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रीयूज, ट्रांसपोर्ट, रिकवरी, डिस्पोजल ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट, सारी जो प्रोसेसेस हैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर हेल्थ, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से वो उसको फॉलो करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेचुरल रिसोर्स और प्रॉपर हेल्थ इसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर द इन्वायरमेंटली अगर आपको मैनेजमेंट करना है किसी भी हैज़ार्डस वेस्ट का। तो खतरनाक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से जो प्रबंधन उचित है वो स्वास्थ्य उचित मतलब होना चाहिए, स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।
साथ में वो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सतत विकास के लिए खतरनाक कचरे के उत्पादन से मीन्स उसको ध्यान रखना है कि कैसे उसका उत्पादन, भंडारण, उपचार, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग किया जाना चाहिए इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसके लिए जो एक्टिव कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की, तो ये सभी अगर मिलके काम करेंगे तभी ये फॉलो हो सकता है। आफ्टर दैट जो प्रिवेंशन ऑफ जनरेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खतरनाक कचरे के उत्पादन की रोकथाम करना, और जो रिहैबिलिटेशन है कंटेमिनेटेड साइट्स की, दीज आर द की एलिमेंट जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे प्रोसेसेस आपको थ्योरेटिकली भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए कि आफ्टर गेटिंग सर्विस आप ऑफिसर बनने के बाद इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो खतरनाक कचरा है उसके उत्पादन की रोकथाम और साथ में जो दूषित स्थल है उसका पुनर्वास प्रमुख तत्व होता है। तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम या डीएम बनते हैं तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड लिंक्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए। साथ में एज अ पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर लेवल पे जब आप जॉब करेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो की एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस करे हैं, आफ्टर दैट जो रिक्वायर्ड नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है लोगों का, फैसिलिटीज़ जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं उस जगह के, टेक्निकल साइंटिफिक कैपेसिटीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द हैजर्डस वेस्ट। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्वेंट्री प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी खतरनाक कचरे के प्रबंधन से रिलेटेड, उसके लिए जो सभी इंडस्ट्रीज हैं वो कितना प्रोड्यूस करना चाहिए वेस्ट जो होता है हैजर्डस वेस्ट, कि उनको रजिस्टर किया जाए। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। इंटरनेशनल कंसर्न की बात करेंगे विच इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल कंसर्न जो होता है ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट का पार्ट है विच इज़ कैरिड आउट इन द कंट्रवेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल लेजिस्लेशन। और साथ में जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दीज आर डेट्रीमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ ऑफ ऑल द कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता की जो खतरनाक कचरा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। मौजूदा जो राष्ट्रीय कानून है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है उसके उल्लंघन में सभी देशों को, विशेष रूप से विकासशील देशों के पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि के लिए काम किया जा रहा है। तो इसमें जो सेक्शन 1 है ऑफ दिस रेजोल्यूशन 44/226, तो उसको 22 दिसंबर 1989 को जनरल असेंबली ने रिक्वेस्ट किया था कि जो रीजनल कमीशन है विद इन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज वो कंट्रीब्यूट करें प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक इन द टॉक्सिक एंड डेंजरस प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें जो वेस्ट है उसको भी मॉनिटर किया जाना चाहिए और साथ में जो रीजनल असेसमेंट्स हैं इलीगल ट्रैफिक की और इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्प्लीकेशन जो हो रहे हैं इसकी वजह से, तो उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया था और कब किया गया था? 22 दिसंबर 1989 को 44/226 खंड 1 में महासभा ने मौजूदा संस्थानों के भीतर प्रत्येक जो क्षेत्रीय आयोग है उनसे अनुरोध किया था कि जो क्षेत्रीय मूल्यांकन की निगरानी है उसको जहरीले और खतरनाक उत्पादों और कचरे में जो अवैध यातायात है उसकी रोकथाम में योगदान करें। सो जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की उसने रिक्वेस्ट किया था रीजनल कमीशंस को कि वो इंटरेक्ट करें, कोऑपरेट करें विद द यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए और साथ में वो एफिशिएंटली मेंटेन करें सारे प्रोसेसेस को, कोऑर्डिनेट करें और असेसमेंट करें इलीगल ट्रैफिक अगर कोई हो रही है टॉक्सिक और डेंजरस प्रोडक्ट वेस्ट से रिलेटेड। तो इसके लिए ये सेक्शन मेंशन किया गया था। तो हैजर्डस वेस्ट का जो पार्ट है हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस थ्योरी सीरीज में। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने नहीं देखा है या बुक जिन्होंने परचेज नहीं की है तो वो बुक परचेज कर लें अगर उनको ज़रूरत है। पूरा कंप्लीट सिलेबस एक जगह चाहिए और साथ में जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसको वहाँ से आप कवर कर लेना, ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। और साथ में जो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट का एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक और पार्ट रहेगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरऑल टारगेट्स की बात करते हैं, समग्र लक्ष्य जो हैं, तो लक्ष्य क्या है ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रिवेंट करना या मिनिमाइज करना जनरेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट को, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो खतरनाक कचरा है उसके उत्पादन को रोकना या कम करना, सबसे पहली अप्रोच ये होती है। आफ्टर दैट एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेटेड क्लीनर प्रोडक्शन अप्रोच इसमें जो होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है
कि कैसे पर्यावरण की दृष्टि से अपशिष्टों के कुशल प्रबंधन के अनुरूप खतरनाक अपशिष्टों के न्यूनतम सीमा पार संचालन को समाप्त करना या कम करना, यानी जो एलिमिनेशन है या फिर मिनिमाइज करना है, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है हैजर्डस वेस्ट की, उसको कम करना है या ख़त्म कर देना है बिल्कुल ही। कोई ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो भी रही है, दिस इज टेक प्लेस शुड बी इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर वो होनी चाहिए एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट कंसर्न। तो अगर किसी भी तरह की सीमा पार गतिविधियां पर्यावरण या आर्थिक आधार पर होनी चाहिए और संबंधित राज्यों के बीच समझौता जो है वो आधारित होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट क्या होता है? रेटिफिकेशन ऑफ द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। तो ये सबसे जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। खतरनाक कचरे और उनके निपटान के सीमावर्ती आंदोलनों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन का अनुसमर्थन और संबंधित प्रोटोकॉल का त्वरित विस्तार करना। तो इसके लिए जो रेटिफिकेशन है, इसमें जो डिस्पोजल होता है वेस्ट का और उसको कैसे एक्सपीडिशनली एलिब्रेशन जो होती है रिलेटेड प्रोटोकॉल्स की, उसको कैसे फॉलो करना है, या वो प्रोटोकॉल जो है वो उसकी लायबिलिटी या कंपनसेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उसका गाइडलाइंस क्या है जो फैसिलिटेट करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसल कन्वेंशन को। तो बेसल कन्वेंशन जो है इट इज़ रिलेटेड विद द, ये पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, ये कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछ सकते हैं बेसल कन्वेंशन क्या है, ये खतरनाक कचरे और उसके निपटान के सीमावर्ती आंदोलनों के नियंत्रण पर आधारित है। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, टारगेट जो है वो है रेटिफिकेशन एंड फुल इम्प्लीमेंटेशन बाय द कंट्रीज कंसर्न्ड ऑफ द बामाको कन्वेंशन ऑन द बैन ऑफ इम्पोर्ट इनटू अफ्रीका। सो बामाको कन्वेंशन पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, ये अफ्रीका में जो आयात पर प्रतिबंध है उसके बेसिस पर बामाको कन्वेंशन को संबंधित देशों द्वारा अनुसमर्थन और पुनः कार्यान्वयन और अफ्रीका के भीतर जो खतरनाक कचरा है उसकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का नियंत्रण करने के लिए आया था। सो इट इज़ रिलेटेड विद द बामाको कन्वेंशन जो है ये बैन लगाती है कि इम्पोर्ट जो हो रहा है अफ्रीका में, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट का अफ्रीका के अंदर, और जो एक्सपीडिशियस इलेबोरेशन है प्रोटोकॉल का ऑन द लायबिलिटी एंड कंपनसेशन। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एलिमिनेशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट टू द कंट्रीज, कि देशों को खतरनाक कचरे के निर्यात का उन्मूलन करना। तो इसके लिए इंडिविजुअली और थ्रू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं इम्पोर्ट ऑफ सच वेस्ट, कि इस तरह के वेस्ट को एलिमिनेट कर दें या इम्पोर्ट जो है इसको प्रोहिबिट कर दें, रोक लगा दें। साथ में जो कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज हैं बामाको कन्वेंशन की और फोर्थ लोम कन्वेंशन की या अदर जो कन्वेंशंस हैं उसके ऊपर ये सारी प्रोहिबिशंस प्रोवाइड की जाएं। तो ये हो गया एलिमिनेशन, यानी देशों के खतरनाक कचरे के निर्यात का उन्मूलन। है कि हम प्रमोट कैसे करते हैं प्रिवेंशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द हैजर्डस वेस्ट को, खतरनाक अपशिष्ट की रोकथाम और उसके न्यूनीकरण को बढ़ावा कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले जो वर्क है, मीन जो प्रक्रिया है वो क्या है कि हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो हैजर्डस वेस्ट है उसको मिनिमाइजेशन करना है, उसको कम करना है एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर अप्रोच। फिर उसके बाद जो चेंजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, कंज्यूमर पैटर्न्स हैं, थ्रू द पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड क्लीनर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। पोल्यूशन की जो रोकथाम और स्वच्छ उत्पादन रणनीतियां हैं उसके माध्यम से बदलती जो औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं या उपभोक्ता पैटर्न है उसके दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में पहली प्राथमिकता क्या है कि उसको न्यूनतम करना है, उसको कम करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है इन सब स्ट्रैटेजीज में वो क्या है, रिकवरी ऑफ द हैजर्डस वेस्ट और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना किसी भी यूजफुल मटेरियल के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो महत्वपूर्ण कारक क्या है, खतरनाक कचरे की वसूली करना और उपयोगी सामग्री में उसका परिवर्तन करना। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है उसका बहुत बड़ा पार्ट है और जो मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट है न्यू लो वेस्ट टेक्नोलॉजीज की, उसको फॉलो करना है। तो करेंटली जो सेंट्रल फोकस है वो हैजर्डस वेस्ट मिनिमाइजेशन पे किया जाता है। तो इसके लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो केंद्रीय फोकस है वो किस चीज़ का है, उसके कुछ क्षेत्र के उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं इस प्रोग्राम के। तो सबसे पहले जो जनरेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट है उसको कम करना है टू द एक्सटेंट फिजिबल एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड क्लीनर प्रोडक्शन अप्रोच। तो किस हद तक उसको कम करना है, जो कचरा है, खतरनाक कचरा है, एक एकीकृत क्लीनर उत्पादन दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में वो आ जाए। उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है जो यूज़ है मटेरियल्स का बाय यूटिलाइजिंग, कि कहाँ पर प्रैक्टिकेबल है और इन्वायरमेंटली साउंड है, जो रेजिड्यूज हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो
तो जो प्रोडक्शन उत्पादन प्रक्रिया के अवशेष हैं उसमें से जो उपयोग करके सामग्री के उपयोग में जो अनुकूलित करने वाली है उसका ध्यान रखना है, जहाँ पर वो पर्यावरण की दृष्टि से व्यवहारिक हो और पर्यावरण पे किसी तरह का बुरा प्रभाव ना डालता हो। थर्ड जो इसके लिए मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें एनहेंस करता है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट, यानी जो खतरनाक कचरा है उसकी रोकथाम और प्रबंधन के अर्थशास्त्र पर ज्ञान और जानकारी बढ़ानी चाहिए। मीन्स वो अच्छे से उसकी मैनेजमेंट हो जाए और आपको इतनी नॉलेज हो कि आप कम से कम जो मिनिमाइजेशन प्रोसेसेस है, कचरा को कम करने के जो पैटर्न्स हैं उसको आप कम से कम इकोनॉमिक बेसिस पर कम खर्चे पे उसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल एंड द रीजनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय। सो इसमें इंटरनेशनल रीजनल कोऑपरेशन का बहुत बड़ा पार्ट है फॉर द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए। तो इसमें एनकरेज किया गया कि रैटिफिकेशन करें, सभी स्टेट कंट्रीज रैटिफिकेशन करें किसकी, बेसल और बामाको कन्वेंशन की, और साथ में प्रमोट किया जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज कन्वेंशन। तो इन कन्वेंशन को प्रमोट भी करना है और साथ में इनको रेटिफाई भी करना है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग की मीन सबसे बड़ी प्रोसेस है कि कैसे जो बामाको सम्मेलन है और साथ में बेसल जो कन्वेंशन है कैसे अन्य अन्य राज्य उसको समर्थन दे और साथ में उसको प्रोत्साहित करें। आफ्टर दैट जो रीजनल कोऑपरेशन है इट इज़ नेसेसरी, ये क्यों नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कन्वेंशन, कि इस तरह की और कन्वेंशन की डेवलपमेंट हो इन द रीजन्स अदर देन द अफ्रीका। तो अदर कंट्रीज में भी अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर भी इस तरह के कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल, रीजनल या नेशनल पॉलिसीज़ का और इंस्ट्रूमेंट्स का, वो भी ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बन गई और उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए इस पॉलिसी को। अगर कोई भी कन्वेंशन बनता है सभी स्टेट्स को उसमें भागीदारी रखनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। आफ्टर दैट जो प्रपोज एक्टिविटीज़ है इट इज़ कोऑपरेटिंग इन मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट। तो मैनेजमेंट यानी किस तरह से खतरनाक कचरे को प्रबंधन करना है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसको मैनेजमेंट कैसे करना है मिनिमाइजेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो मैनेजमेंट प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रोल हो गया इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग का। फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे फॉर द थ्योरी सीरीज 17 ऑफ हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। होप सो आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और पसंद आया होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने आज सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की हैं। तो आप सभी अभी रिवीजन करेंगे साथ में। आज हमने हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, परिचय पढ़ा है कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि खतरनाक कचरा क्या होता है। फिर हमने सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो फ्लो डायग्राम देखा है हैजर्डस वेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का, कि हम खतरनाक कचरे की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, कौन से क्वेश्चंस हैं, वो सब हमने डिटेल में पढ़े हैं। तो मेन 4 प्रोसेसेस आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले है कि इज़ द मटेरियल कि वो सॉलिड है, वेस्ट है कि नहीं। अगर वो वेस्ट एक्सक्लूडेड है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट से या हैजर्डस वेस्ट से, तो उस केस में वेस्ट लिस्टेड है कि नहीं है और उसके अंदर विशेषताएं हैं हैजर्डस वेस्ट की। अगर उसके अंदर हैजर्डस वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो क्या वो वेस्ट डिलिस्टेड है। तो इन सभी बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि खतरनाक कचरा या वेस्ट क्या है। उसके बाद हमने इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा है कि मटेरियल सॉलिड वेस्ट कैसे हो सकता है। उसके लिए हमने RCRA रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट पढ़ा है जो 1976 में आया था, जिसके तहत सॉलिड वेस्ट को डिफाइन किया गया। फिर हमने उसके बाद वेस्ट जो एक्सक्लूडेड होता है हैजर्डस वेस्ट रेगुलेशन से EPA के द्वारा कैसे एक्सक्लूड किया गया है वो डिफाइन हमने किया है। हैजर्डस वेस्ट की हमने डेफिनेशन देखी। आफ्टर दैट हमने हैजर्डस वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको स्टोरेज या फिर उसका डिस्पोजल कैसे। हमने रेगुलेशन देखी कि स्पेसिफिक वेस्ट को कैसे रेगुलेशन किया जाता है, EPA के द्वारा क्या क्या इसमें बातें बताई गई हैं कि फोस्टर करना है, इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग करनी है, ईजियर रूल बनाने जो सबको आसानी से समझ आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है हैजर्डस वेस्ट की कि कैसे उसको मैनेज करें। फिर हमने सेकंड पार्ट पढ़ा है इस टॉपिक का, सोर्सेज क्या हैं, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं और कैसे हम सिंपल अप्रोच को क्लासीफाई कर सकते हैं हैजर्डस वेस्ट की तरीके से। फिर हमने सोर्सेज के बाद मैनेजमेंट पढ़ा हैजर्डस वेस्ट का कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, जिसके लिए हमने मेजर कंपोनेंट पढ़े। तो मैनेजमेंट प्लान के 3 कंपोनेंट जो हमने पढ़े हैं वो पहले आप बताइए कौन कौन से हैं। इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने फिर स्पिलेज पढ़ा, डिस्पोजल, फिर वेस्ट एक्सचेंज पढ़ा, यानी टोटल 6 कंपोनेंट्स हमने पढ़े।
उसके बाद कि कैसे हम इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट का इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट के थ्रू, कि पर्यावरण के साथ सहयोगिता करते हुए हम कैसे उसको मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं किसी भी खतरनाक कचरे का। तो इसमें हमने जनरल असेंबली का एक सेक्शन 1 पढ़ा जिसमें रेजोल्यूशन आया था 44/226 ऑफ 22 दिसंबर 1989। आफ्टर दैट हमने ओवरऑल टारगेट्स पढ़े जो EPA के और बेसिस पर आए थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें हमने ओवरऑल टारगेट्स में पढ़ा कि बेसल कन्वेंशन क्या होता है, उसकी रेटिफिकेशन कैसे हुई, बामाको कन्वेंशन पढ़ा जो अफ्रीका के इंपोर्ट के ऊपर बेसिस से बैन लगा दिया गया था जिसमें। आफ्टर दैट हमने 4th लॉन्ग कन्वेंशन के बारे में पढ़ा। तो ये तीनों कन्वेंशन ज़रूरी है, याद रखना है। उसके बाद हमने सबसे ज़रूरी चीज़ जो है प्रिवेंशन, ख़त्म कैसे करना है, रोकना कैसे है उसके बाद मिनिमाइजेशन कैसे करना है, कम कैसे करना है हैजर्डस वेस्ट को। तो इस बात को ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव पढ़े जिसके अंदर हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े जिसमें जनरेशन ऑफ हैजर्डस वेस्ट को कम करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है, आफ्टर दैट एनहेंस द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमीज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दिस वेस्ट। उसके बाद हमने इंटरनेशनल रीजनल कोऑपरेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे रेटिफाई करना चाहिए बेसल बामाको कन्वेंशंस की तरह और इस तरह की कन्वेंशन को कैसे हमें एनकरेज करना चाहिए। तो ये पूरे लेक्चर की समरी है। होप सो आप सभी को अच्छे से ध्यान से समझ आया होगा। सो आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपके टेस्ट जो है वो 16 अगस्त को होगा और साथ साथ आप वीडियोस को सुपर टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने बुक अभी फिनिश नहीं कर पाए हैं तो आप सुपर टेस्ट सीरीज़ को बुक से या फिर वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ से रिवाइज हो जाएगा वीडियोस के थ्रू। साथ में इस लेक्चर को भी सुन लीजिएगा बिकॉज ये जो टेस्ट रहेगा ये फुल सिलेबस से रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट रहेगा। टाइमिंग और शेड्यूल जो है वो ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा आप सभी को जिन्होंने सुपर 100 ऑफिसर्स बैच के लिए रजिस्टर किया, सिर्फ उन्हीं की ईमेल आईडी पर ग्रुप में ये मेंशन किया जाएगा। सो मिलते हैं न्यू वीडियोस और लेक्चर्स के साथ जल्दी। अगर आप चैनल पर न्यू फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर हमने बहुत अच्छे थ्योरी सीरीज और सुपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ में अदर BPSC और UPSC एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से। टेलीग्राम ऐप पर जाकर वहाँ पर हम करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। और अगर आपको बुक और स्टडी मटेरियल चाहिए BPSC एग्जाम से रिलेटेड तो उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर 7982465122 है या फिर आप हमें ईमेल आईडी पर भी अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। सो सभी हार्डवर्क कीजिए बिकॉज ये लेक्चर्स और ये वीडियोस प्रोवाइड करने का एक ही पर्पस है कि आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए। सो स्टडी हार्ड और स्मार्ट वर्क के साथ वर्क करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपकी सुपर टेस्ट सीरीज और नेक्स्ट ऑफिसर बैच टेस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।